नमस्कार दोस्तों। कल आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा भूचाल देखने को मिला जब राघव चड्ढा और इनके साथ के टोटल 7 एमपीज मिलके बीजेपी में एक तरीके से इनकी मेंबरशिप मिल गई। तो ये अपने आप में यहाँ समझने लायक बात है कि क्या इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा कि नहीं होगा, दल बदल कानून जिसके अकॉर्डिंग इनकी जो मेंबरशिप है सदस्यता जाएगी कि नहीं जाएगी। उससे पहले आपको ये वीडियो सुनना चाहिए राघव चड्ढा का, जो जिस पार्टी को ज्वाइन करा उनके बारे में इनका क्या सोचना है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। जो राघव चड्ढा थोड़े टाइम पहले ये बोल रहे थे कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, उसी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया और ट्वीट भी कर रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का यूज़ करके हम लोग इस पार्टी को ज्वाइन करें हैं, और ये मैंने राज्यसभा के चेयरमैन को लेटर भी लिख दिया है। इसके साथ साथ कई सारे एमपीज हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, जैसे अशोक कुमार मित्तल है जिन पर ईडी का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था। संदीप पाठक हो गए जो आईटी दिल्ली से हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा हाइप दी गई थी। हरभजन सिंह जो क्रिकेटर हैं, इनके ये टोटल नंबर ऑफ 7 एमपी। स्वाति मालीवाल जिनको लेके बहुत ज़्यादा एक तरीके से पब्लिक डोमेन में डिस्कशन था। तो बेसिकली अब इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा कि नहीं होगा, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है और इससे रिलेटेड बातचीत में आज डिटेल में बताने वाला हूँ। अब इस पर आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन रहा। एज यूजुअल आम आदमी पार्टी ने फिर से यही बोला कि ये ऑपरेशन लोटस का ही पार्ट है। इसका मतलब जो बीजेपी ये करती है कि जो कोई भी पार्टी का फ्रैक्शन हो उसको तोड़ के अपनी पार्टी में ले लेती है, यही ऑपरेशन लोटस के लिए बीजेपी जानी जाती है। और ये पंजाब के लोगों के एक तरीके से जो भावनाएं हैं उनको एक तरीके से सम्मान नहीं देना है। इनका क्लियर एलिगेशन बीजेपी की साइड से है। उन्होंने ऐसा भी बोला कि ये पंजाब में जो भगवंत मान गुड वर्क कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस चला रहे हैं, ये उसके टोटली अगेंस्ट है, क्योंकि मेजॉरिटी एमपी पंजाब से ही इलेक्टेड थे। तो यहाँ पर अपने आप में क्वेश्चन ये है कि ये सब चीज़ें अभी क्यों की जा रही है। अब इसके साथ हम लोग ये देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है कि जैसे मान लो कहीं से कोई एमपी इलेक्ट होकर आ रहा है, तो अब उस एमपी की उन वोटर्स के लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उन वोटर्स को वो डिच करके, जिन्होंने उसको वोट दिया है भरोसा करके, उस पर ट्रस्ट करके, उसको तोड़ के वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले। इसके लिए ये इंडिया में लाया गया था 1985 में। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, मतलब संविधान का संशोधन किया गया था। वो संशोधन था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो 12 शेड्यूल है उसमें से एक पर्टिकुलर 10th शेड्यूल में जगह दी गई थी। इसका मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बन जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक मोटिव ये है कि पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबिलिटी दी जा सके, उनको अकाउंटेबल हेल्ड किया जा सके जिन वोटर्स ने उनको इलेक्ट किया है, जिससे उनको ये स्टेबिलिटी रह सके कि भाई हमने जिनको वोट दिया है उस पर ट्रस्ट रहे और वो हमारे लिए काम करेगा पार्लियामेंट में, और उसी पार्टी के लिए वो लॉयल रहेगा। इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या होते हैं। मान लो अगर जैसे ये राघव चड्ढा का मैटर है, इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो क्या इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा कि नहीं होगा। अगर ये सिंगल मेंबर होते और ये ज्वाइन कर लेते तो इन पे डेफिनेटली एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। क्यों? देखें, अगर किसी हाउस में किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मेंबर इलेक्ट हुआ है, जैसे मान लो बीजेपी से ये राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से हुए, अगर राघव चड्ढा वॉलेंटरीली मतलब ऐसा बोल दे कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो इनकी मेंबरशिप एमपी की चली जाएगी, राज्यसभा मेंबर या एमपी नहीं रहेंगे। उसका रीज़न क्या है? वॉलेंटरीली गिव अप करना चाहिए, तब ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात, अगर इनको पार्लियामेंट में किसी बिल पे वोटिंग होनी है और इनकी पार्टी बोले कि भाई आपको इस बिल के अगेंस्ट वोटिंग करनी है, तो ये आइदर तो वोट करे ही ना, और या पार्टी की विल के अगेंस्ट जो पार्टी लाइन है उसके अगेंस्ट वोट करे, तो भी इनकी मेंबरशिप क्या हो सकती है, जा सकती है। ये सब मैटर है इलेक्टेड मेंबर्स के लिए। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं इलेक्टेड मेंबर्स के लिए, जो कोई मेंबर इलेक्ट हुआ है। इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए क्या है, मतलब जो निर्दलीय हैं उनके लिए, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर इलेक्शन, मतलब पहले तो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुए थे निर्दलीय, लेकिन आफ्टर इलेक्शन अगर वो क्या हो जाते हैं, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, जया बच्चन हो गई, जया बच्चन तो नहीं, सचिन तेंदुलकर हो गए, और पहले रेखा थी। अगर ये नॉमिनेटेड मेंबर की मैं बात करूं तो ये कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? अगर आज इनको इलेक्ट कराया है और आज से 6 महीने के अंदर ये कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। 6 महीने के बाद में अगर ये पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इफ़ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पर
अभी अभी तक जो हमने डिस्कस करा इसमें राघव चड्ढा की स्पेसिफिकेशन अभी भी नहीं आई है। राघव चड्ढा डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं होंगे उसका एक्सेप्शन में मेंशन है। एक्सेप्शन का मतलब इसका अपवाद ये है, अगर यहाँ कोई पार्टी के एमपीज रिवोल्ट करके मर्ज कर दें, इसका मतलब पार्टी के जो मेंबर हैं दूसरे उसके साथ 2/3 मेंबर मिलके दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाएं। जैसे मान लो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के 10 मेंबर हैं टोटल राज्यसभा में, 10 का 2/3 अगर हो जाएं, 6 से ज़्यादा 7 मेंबर के आसपास, तो ये क्या हो जाए, क्या माना जाएगा, मर्जर माना जाएगा। और राघव चड्ढा ने यही किया है, यहाँ पर मर्ज ही किया है, मतलब 2/3 से ज़्यादा मेंबर डायरेक्टली आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। तो यहाँ पर ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होगा, इनकी मेंबरशिप अभी भी रहेगी क्योंकि ये मर्ज करके गए हैं। यहाँ समझने वाली बात है कि मर्जर अपने आप में डिफरेंट चीज़ होती है, और मर्जर का मतलब है कि 2/3 से ज़्यादा मेंबर यहाँ पर क्या चलेंगे, डायरेक्टली दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड मर्जर। तो यहाँ पर राघव चड्ढा और उनके साथ के जो 7 एमपीज हैं टोटल 7, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी क्योंकि इट इज़ कॉल्ड मर्जर। अब यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग होगी तो उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, मतलब इसको चेयर कौन करेगा, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। नहीं, यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ, अगर मान लो इनमें से कोई मेंबर प्रिसाइडिंग ऑफिसर था आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, मतलब मान लो कोई चेयरमैन बन जाए, डेप्यूटी स्पीकर बन जाए, और वो वॉलंटरीली मेंबरशिप गिव अप करता है और रिजॉइन करता है आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड द ऑफिस। तो अगर मान लो वो स्पीकर बन जाए और पार्टी की मेंबरशिप वॉलंटरीली गिव अप कर देता है और फिर रिजॉइन करता है, तो इसमें ये एग्जाम्पशन उसको प्रोवाइड होगा, उसकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उसकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए क्या है, ये सब प्रोविजंस लाए गए हैं। इसका मतलब जो स्पीकर्स होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, इनको एग्जाम्पशन दिया गया है क्योंकि ये इम्पार्शियल होके या इम्बाइस्ड होके एक तरीके से क्या कर सके, वर्क कर सके पार्लियामेंट में, इसीलिए इनको एग्जाम्पशन है। 2/3 मर्जर वाला एग्जाम्पल है। अब इसकी डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होती है, यहाँ पर ये समझने लायक बात है। 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 52nd, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है एंटी डिफेक्शन लॉ में, वो मेंबर ऑफ द हाउस एक तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन में लोकसभा के लिए होता है स्पीकर और राज्यसभा के लिए होता है चेयरमैन। मतलब अब राघव चड्ढा और इनकी जो मेंबरशिप होगी ये जो डिसाइड की जाएगी, ये राज्यसभा के चेयरमैन डिसाइड करेंगे, मतलब जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होंगे ये इनको डिसाइड करने वाले हैं। मतलब बेसिकली ये है जो लीडर ऑफ द, नॉट लीडर, स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस होता है, वो ये डिसाइड करेगा कि अब इनकी मेंबरशिप रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ था जिसके अकॉर्डिंग ये अब बच सकते हैं क्योंकि इनका हुआ है मर्जर। 2/3 से ज़्यादा, 2/3 से ज़्यादा मेंबर अगर पार्टी के साथ मर्ज कर जाएँ तो इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो ये देखने वाली अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई कि यहाँ इतना बड़ा पॉलिटिकल गिमिक इन्होंने खेल लिया। ये काफ़ी जनता के मुद्दे उठाते थे, जैसे मान लो ब्लिंकिट का हो गया, डिलीवरी बॉयज़ का हो गया, पैटर्निटी लीव्स की बात हो गई, तो पैटर्निटी केयर वाली लीव्स की बात हो गई, ओल्ड एज पेरेंट्स के केयर की बात हो गई। तो ये इश्यूज़ इन्होंने पब्लिक डोमेन में उठाए जिसके रीजन से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। लेकिन इनका अपना स्टैंड देखें, इन्होंने जिस पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा था, आज उसी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट चीज़ नहीं है। यहाँ पर अपना स्टेटमेंट सोच समझ के देना चाहिए, तभी जाके क्या हो, क्योंकि आगे चल के आपको क्या करना पड़ जाए या क्या डिसीजन लेना पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, और एंटी डिफेक्शन लॉ आपको सही से समझ में आया कि नहीं आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही डिटेल डिस्कशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें।